मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। घर घर घूमकर सामान बेचती हूँ। एक दिन मुझे तेज बुखार था, पर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं काम पर निकल गई। एक घर की बेल बजाई तो एक औरत बाहर आई। मेरी हालत देखकर उसने मुझे घर पर बुलाकर जूस दिया, पर जूस पीकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक राजमहल में कैद थी और औरतों की चीखने की आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके साथ मुझे पता नहीं था कि सपने हकीकत बन जाते हैं। बचपन का देखा भयानक सपना सच हो गया तो मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम कावेरी है और मैं 17 साल की हूँ। इंटर पास करने के बाद मैं एक सेल्स गर्ल का काम पकड़ लिया है। ऐसा नहीं कि मुझे यह काम बहुत पसंद है, बल्कि मुझे मुंबई में और कोई काम नहीं मिला तो मैं लोगों के घर घूम घूम कर मेकअप का सामान बेचती हूँ। इसके बदले महीने के 12,000 रुपए मिलते हैं। हम चौल में रहते हैं और मेरी माँ लोगों के घर में सफाई बर्तन का काम करती है। अभी मुझे 3 महीने हुए हैं इस काम को करते हुए। मैं सुबह उठ जाती हूँ और शाम तक लोगों के घर घूम घूम कर सामान बेचती हूँ और फिर दुकान में उसका हिसाब देकर घर आ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि हम मुंबई में हमेशा से रहते थे। मेरे दादाजी बिहार के हैं, पर सालों पहले मुंबई में बस गए थे। मोहनलाल सेठ के यहाँ काम करते थे। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने एक चौल भी खरीद लिया था। मेरे पापा की मौत के बाद मेरे दादाजी बहुत गुमसुम रहने लगे और एक दिन वह हमें छोड़कर चले गए और मैं और मेरी माँ अब बच गए थे। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। उस वक्त क्या पता था कि मेरे जीवन का सबसे बुरा सपना पूरा होने वाला है। मुझे उस दिन काम से छुट्टी नहीं मिली। बुखार में तपते हुए मैं लोगों के घर पर सामान बेच रही थी कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने एक घर पर बेल बजाई तो एक औरत बाहर निकली। मेरी हालत देखकर उसने मुझे अंदर आने को कहा। कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी उस औरत ने मुझे ठंडा जूस दिया। उसे पीते ही मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं एक सफेद साड़ी में थी और मेरे बदन में ब्लाउज नहीं था। मेरा बदन दर्द से फटा जा रहा था। न जाने किस कमरे में बंद थी। मुझे फिर से वही बदबू आने लगी। मैं एकदम से घबराकर उठ गई और जल्दी से बाहर निकलकर मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। बिल्कुल राजमहल सा कोई घर था। बीच में हॉल बहुत बड़ा था और हॉल के किनारे किनारे बहुत सारे कमरे थे। मैं घूम घूम कर राजमहल देखने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े इलाके में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन अचानक ही मुझे औरतों की चीखने की आवाज आने लगी और मैं बहुत ही डर गई। आखिर मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है? परेशान होकर मैं एक सोफे में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा मुझसे। जब मैं 12 साल की थी, मैंने अपने पापा से एक गुड़िया खरीदने की जिद की, पर पापा ने मुझे मना कर दिया। उस वक्त पापा बहुत चुपचाप और उदास रहते थे। मेरे पापा मोहनलाल सेठ के यहाँ ड्राइवर थे। पापा के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। रात को मैं बहुत उदास थी और जब मैं सो गई तो मुझे अजीब सा सपना आया। मैंने बिल्कुल ही गुड़िया जैसा कपड़ा पहना हुआ था और राज सिंहासन पर बैठकर अपने राजकुमार का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर मेरे राजकुमार पधारे। वह भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठ गए। मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। जब मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी तो राजकुमार खड़े हो गए और मुझे भी खड़ा किया और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। ढेर सारे नौकर हमारे ऊपर फूल बरसाने लगे। मुझे गोद में उठाकर राजकुमार पूरे महल में घूमने लगे। मुझे अलग अलग कमरा दिखाने लगे, पर अचानक ही एक कमरे में ढेर सारी औरतें लहूलुहान थी और चीख चिल्ला रही थी। अचानक ही राजकुमार ने मुझे नीचे उतार दिया और मेरे कपड़े भी भिखारी जैसे हो गए और मुझे भी उन औरतों के साथ बांध दिया गया और मेरा शरीर भी लहूलुहान हो गया। डर के मारे मेरा सपना टूट गया और मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी माँ उठी तो उन्होंने मुझे संभाला, पर देखा पापा वहाँ नहीं थे। जब वह पापा को ढूंढने के लिए बाहर वाले कमरे में निकली तो जोर जोर से चीखने लगी। जब मैं अपनी माँ के पास पहुँची, वक्त मानो थम सा गया। मेरे पापा फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। आस पड़ोस के लोग और डॉक्टर मेरे पापा की जान न बचा सके। वह हमें छोड़कर चले गए थे। उस दुख में दादाजी भी बिल्कुल गुमसुम हो गए और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा था। और आज मैं जहाँ कैद हूँ वह भी मेरे सपने जैसा ही महल है। यह मुंबई तो नहीं हो सकता। फिर मैं कहाँ हूँ? यह ख्याल आते ही दौड़ते हुए मैं एक खिड़की के पास पहुँची। जब मैं बाहर देखी तो चारों ओर सूखी जमीन थी। कहीं मैं राजस्थान में तो नहीं, पर मैं जूस पीते ही कैसे बेहोश हो गई और इस जगह पर कैसे पहुँच गई? मैं अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी, क्योंकि मुझे लगा कहीं यह भी सपना तो नहीं। क्योंकि मैं जब सामान बेचने निकली थी मैं सलवार सूट पहने हुई थी। फिर ये साड़ी मुझे किसने पहनाया? मेरे तो कुछ भी
समझ में नहीं आ रहा था और मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि यह सपना हो। मैं उस सोफे में ही फिर से सो गई। अचानक ही किसी औरत की चीख से मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा पता लगाती हूँ कि आखिर औरतों की चीखने की आवाज किधर से आ रही है और मैं उस आवाज को फॉलो करते हुए उन औरतों को ढूंढने लगी थी। आखिरकार मैं एक ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ से आवाज बहुत जोर से आ रही थी। एक बड़ा सा दरवाजा था जिसके बाहर कुंडी लगी हुई थी और मैंने वह कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खोला मेरी चीख निकल गई। वहाँ ढेर सारी औरतें थी, करीब 30 लड़कियाँ होंगी। सबकी सब बहुत बुरे हाल में थी। मुझे देखते ही वह लोग मेरे पास आ गए। उनको देखकर मैं बहुत डर गई। हकलाते हुए मैंने कहा, आप लोग कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई हूँ? एक लड़की बोली, तुम यहाँ की नई लड़की हो। हम औरतों को यहाँ पर कैद करके रखा जाता है और रात होते ही काले भूत का साया यहाँ पर आकर नाचता है और खून पीता है। हमें तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हम सबको किसी न किसी तरीके से अगवा करके यहाँ पर कैद किया गया है। उस पागल औरत की कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आई। भूत बोलकर कुछ भी नहीं होता। कौन सा काला भूत का साया? यह औरत क्या बक रही है? कहीं नशे में तो नहीं है? कौन सा साया यहाँ आकर औरतों का खून पीता है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। भले ही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इंटर पास हूँ और किसी गाँव की नहीं बल्कि मुंबई शहर से हूँ। अब मुझे ही सच्चाई मालूम करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्यों और कैसे आ गई और यह औरतें यहाँ कैद क्यों हैं? औरतों की हालत इतनी खराब थी कि वहीं पर पड़ी हुई थी और मैं उस महल को घूम घूम कर देखने लगी। मैं अलग अलग कमरे में जाती और दरवाजा खोल कर देखती और मुझे वह अपने बचपन के सपने जैसा लगता। आखिर मैं इस महल का सपना पहले से ही कैसे देख लिया था? एक ही दिक्कत है कि मुझे वो सपना पूरा याद नहीं था कि मैं वहाँ से बाहर कैसे निकली थी और उसके बाद ही मेरे पापा की मौत हो गई थी। तो मैं ऐसे मानसिक हालत में नहीं थी कि उस सपने के बारे में सोच पाती। काश मुझे याद आ पाता तो मैं शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाती। किसी भी कमरे के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शायद यहाँ पर कोई सुरंग होगी। राजमहल से बाहर निकलने के लिए पहले के जमाने में सुरंग होता था, पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला और मैं रात होने का इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि कौन सा काला साया रात को आता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। मैं एक कमरे में छुप गई। उन औरतों के कमरे का दरवाजा मैंने बंद कर दिया था। आधी रात को कुछ आवाज आने लगी। एक अजीब सी म्यूजिक की आवाज थी। म्यूजिक की आवाज औरतों के कमरे से आ रही थी। मैं चोरी चोरी औरतों के कमरे तक पहुंच गई। अंदर झांक कर तो मेरी रूह कांप उठी। मुझे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैं बहुत डर गई और भागती हुई एक दूसरे कमरे में आ गई। मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी। मेरा गला सूख गया था और मैं थर थर कांपने लगी थी। जब सुबह हुई तो मैं फिर से उन औरतों के कमरे में गई और सारी औरतें बहुत बुरे हाल में वहीं पर पड़ी हुई थी। अब मैंने गौर फरमाया कि पूरे घर पर कैमरा लगा हुआ था और हमारे साथ होने वाली सारी हरकतों पर नजर रखे हुए था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी गेम के खिलाड़ी हो और हमें कोई टीवी में देखकर मजे ले रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मैं यही सोचने लगी कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। मैं अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। मैं बहुत परेशान थी और मैं जानती हूँ कि कोई मुझे वीडियो में देख रहा होगा और इस गेम का मजा ले रहा होगा। रात को उस कमरे में एक म्यूजिक बज रही थी। उस म्यूजिक की आवाज से सारी औरतें पागल हो गई और कपड़े उतारकर नाचने लगी। म्यूजिक चेंज होते ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही थी। वे एक दूसरे को लहूलुहान कर रही थी। यह सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। दो नकाबपोश आदमी कमरे के एक कोने में खड़े थे और वह भी गेम का मजा ले रहे थे। मुझे समझ आ चुका था कि मैं अभी राजकुमारी हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं भी एक खिलाड़ी बन जाऊंगी और मैं भी यही सब कुछ करूंगी। शायद मैं यहाँ से बाहर न निकल पाऊँ। मुझे मेरी माँ की याद आने लगी। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी और मैं फिर से महल को घूम घूम कर देखने लगी। मैं बस यह देख रही थी कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा हुआ है और मैं कुछ ढूंढने लगी, एक ऐसा सुराग जो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर कैमरा न हो और एक ऐसी जगह से मैं बाहर निकल सकूं। मैं अपने बचपन का सपना याद करने लगी, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जो भी देख रही थी वह सब कुछ मैंने सपने में देखा था। फिर आखिर वह जगह कहाँ होगी जहाँ से मैं मुक्त हो सकती हूँ? अचानक एक कमरे के अंदर मुझे कैमरा नजर नहीं आया। उस कमरे को मैं अच्छे से तलाश करने लगी। वहाँ मुझे एक अलमारी नजर आई। जैसे ही मैंने वह अलमारी खोली मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ से नीचे जाने की सीढ़ी थी। मैं वहाँ से नीचे उतरने लगी। अचानक मुझे कुछ लोगों की आवाज आने लगी।
नीचे एक कमरा था जहाँ से कैमरा मॉनिटर किया जाता था और कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे और मजे ले रहे थे। उन लोगों के आंखों में धूल झोंककर मैं किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर मुझे एक स्कूटी नजर आई और मैं उसमें बैठकर भागने लगी। भागते हुए मुझे अपने दादाजी की याद आ गई जो मेरे पिता के मौत के बाद गुमसुम रहने लगे थे और एक दिन उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी और एक चिट्ठी में लिख दिया था कि मैं समुद्र में डूबकर जान देने जा रहा हूँ और उसके बाद वह घर छोड़कर चले गए थे। हमने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी पर वो या उनकी लाश नहीं मिली। न जाने डिप्रेशन में आकर उन्होंने किस समुद्र में जान दी थी। मैं स्कूटी चलाकर भाग रही थी और फिर से कुछ यादों में खो गई। मुझे एक एल्बम याद आने लगा जो मेरे पापा ने मुझे दिखाया था। इस एल्बम में मैंने उस राजमहल की तस्वीर देखी थी और शायद इस वजह से मुझे वो सपना आया होगा। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो सोच रही हूँ सच भी है या नहीं, क्योंकि मेरी बचपन की यादें बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। मैं वहाँ से भागकर किसी तरीके से अपने घर पहुँची और घर पहुँचकर देखा कि घर पर कोई भी नहीं है। मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई थी। मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत थी क्योंकि मैं उनकी बाहों में लिपटकर रोना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे बहुत काम करना है और मैं सारा घर छान मारा ताकि मुझे एल्बम नजर आए। ढूंढते ढूंढते एक एल्बम मेरे हाथ लगी जिसमें उस राजमहल की तस्वीर थी। उसे देखकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उसे लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और पुलिस को सारी बातें बता दी जो मेरे साथ हुआ था। मैं पिछले 3 दिनों से मिसिंग थी और मेरी माँ ने पुलिस स्टेशन में मेरी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने कहा कि हम इस राजमहल का पता लगवाएंगे और पुलिस की एक टीम ने उस राजमहल को ढूंढ निकाला जो मुंबई से बाहर था और फिर पुलिस हमारे घर पर आ गई। उन्होंने हमसे बताया कि पुलिस ने उन लड़कियों को ढूंढ निकाला और सबको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उनके घर वालों की तलाश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इन लड़कियों के साथ अजीबोगरीब खेल खेलता है। यह खूनी खेल जिसे कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता था और कई अमीर लोग खेल को लाइव देखते थे और ढेर सारे पैसे देते थे। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी का भी इसमें हाथ था। जिन्होंने यह खेल बनाया था उनके अंडर ही मेरे दादाजी काम करते थे और उन्होंने दादाजी को इतने पैसे दिए थे कि उन पैसों से ही उन्होंने यह चौल खरीदा था। पर मेरे पिता को इस बारे में पता चल चुका था और वह दादाजी से कहे थे कि पुलिस को सारी बातें बता देंगे। इसी वजह से दादाजी और खेल बनाने वाले मालिक ने मेरे पिता को मार डाला और उन्हें लटका दिया और आत्महत्या दिखाया। पुलिस सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने यह गेम बनाया था, पर उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी भी जिंदा है और वह गेम अभी भी चला रहे हैं। मैंने एल्बम में तस्वीर देखी थी जिस वजह से मुझे सपना आया था और मेरी बुद्धि की वजह से ही इतना बड़ा चक्र पकड़ा गया था और उसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई और एक सेल्स गर्ल से मैं पुलिस वाली बन गई। हम अपने दादाजी से मिलने गए थे। हमने उन्हें भला बुरा बहुत सुनाया था क्योंकि मेरे पापा की हत्या उन्होंने ही की थी। वो बहुत रोए, कहे मोहनलाल ने लालच दिया तो वो इस जुर्म में फंस गए थे। हमने उनसे मुंह मोड़ लिया और उसके बाद मैं और माँ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।